हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के लिए मैथ्स क्लास, जो आपका हॉस्टल वार्डन एवं शिक्षक भर्ती दोनों के लिए ही उपयोगी है, जिसको मैं लेकर आया हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग। किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से बन सकते हैं, ये सारा चीज़ हम देखेंगे नए नए ट्रिक के माध्यम से, नए नए कंसेप्ट के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके साथ ही ये होगा हमारा आज का क्लास 2, जिसमें हम देखेंगे औसत निकालने से संबंधित प्रश्न। इसमें हम देखेंगे पूरा औसत के बारे में कि औसत होता क्या है, पूरा बेसिक से जीरो लेवल में सीखेंगे, जीरो से एडवांस लेवल तक हम करते करते जाएंगे। इसके साथ ही हमने इसका क्लास 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ को पूरा बेसिक से आपको समझाया हुआ है और उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारा चीज़ मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि औसत होता क्या है और औसत निकाला कैसे जाता है। ठीक है, क्योंकि हम पूरा बेसिक में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को आप समझते जाइएगा और हर एक क्वेश्चन को समझते जाइएगा। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाया जाता है और उसको ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं औसत कि औसत होता क्या है। देखो, मान लीजिए कि हमारे पास कोई 4 बर्तन हैं। ये हमारे पास कोई 4 बर्तन है, ये मैंने 4 बर्तन ले लिया। अब देखिए, एक बर्तन में 2 लीटर पानी आता है, दूसरे बर्तन में 1 लीटर पानी आता है, और तीसरे बर्तन में भी ये हमारा मान लो 3 लीटर पानी आता है, और चौथे बर्तन में मान लो 2 लीटर पानी आता है। ठीक है, हमें 4 बर्तन दिया गया है। इसमें एक का कैपेसिटी 2 लीटर, दूसरे का 1 लीटर है, तीसरे का 3 लीटर, चौथे का 2 लीटर है। अब अगर हमें पूछ दिया जाए कि जितना कैपेसिटी दिया गया है उसके हिसाब से हर एक बर्तन का औसत क्या हो जाएगा, तब हम क्या करते हैं, देखिए इन सभी को हम जोड़ देते हैं। जैसे इसमें कितना आ रहा है 2 लीटर, धन उसके बाद अगले बर्तन में कितना आ रहा है 1 लीटर, धन उसके बाद अगले बर्तन में कितना आ रहा है 3 लीटर, उसके बाद अगले बर्तन में आ रहा है 2 लीटर, और टोटल कितना बर्तन है, तो टोटल 4 बर्तन है। अब इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 3 6, और 6 और 2 8। ये हमारा कितना हो गया 8/4। अब देखिए, इसको अगर मैं घटा दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 2 लीटर। अब देखिए, ये 2 लीटर का मतलब क्या है कि हर एक बर्तन में 2 लीटर का एवरेज में पानी आ सकता है। औसतन हर एक बर्तन में 2 लीटर पानी आ सकता है। यही 2 लीटर ये हर एक बर्तन का औसत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी को हम सूत्र के रूप में क्या लिखते हैं, औसत बराबर क्या हो जाता है, परिणामों का योग। हमने देखिए हर एक बर्तन का परिणाम जितना जितना है उसका हमने कर दिया योग, बटे परिणामों की संख्या, जिसको n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखिए हमने किया बटे परिणामों की संख्या। अब इसमें देखिए टोटल 4 परिणाम है, तो इसको हमने कर दिया बटे में 4 से, उसके बाद निकल गया इसका औसत। तो कभी भी अगर आपको औसत निकालना हो तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। अब देखिए इसी को डेफिनेशन में भी दिया गया है, क्या बोला है, दी हुई परिणामों के योग में परिणामों की संख्या को भाग कर देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे औसत कहा जाता है। ठीक है, चूँकि समस्याओं का औसत उसकी मध्य संख्या होती है। इसको आप याद रखिएगा कि समस्याओं का औसत उसकी मध्य संख्या होती है, और ये किस प्रकार से होती है ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। इसीलिए इसे मध्यमान मीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा औसत। बिल्कुल बेसिक से सीखते जाएंगे, हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। देखिए, अब मान लो हमें दे दिया हो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत कितना होगा। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, परिणामों का योग। ठीक है, मैं हर बार फार्मूला को लिखूंगा नहीं, आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए, और ये फार्मूला अधिकतर लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो देखिए औसत बराबर क्या होगा, परिणामों का योग। तो इसमें टोटल जितना परिणाम दिया गया है उसको हम कर लेते हैं योग। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 धन 48 धन 84, उसके बाद धन ये कितना हो जाएगा 66 धन 70 धन ये हो गया 64, और बटे क्या हो जाएगा, परिणामों की संख्या। अब देखिए टोटल कितना हमें नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर दिया गया है, तो मैं कर दूंगा बटे में 6। अब इसको हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 18, 18 और 6 को जोड़ते हैं तो 24, उसके बाद 24 और 4 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा 28, 28 की 8 बचा 2, उसके बाद 7 और 2 9। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 9 4 13, 13 और 8 हमारा हो जाएगा 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 27 और ये 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 27 और 7 34, 34 और ये 6 कितना हो जाएगा हमारा 40। तो ये कितना हो जाएगा 408, और बटे में क्या है 6।
ठीक है, ये हमारा आ गया 408/6। अब इसको हम सिंपल कटा देते हैं। देखिए 6 कम 6, अब उसके बाद ये कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 6 छक्के 36, कितना बचा 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अठे 48। तो इन सभी का औसत कितना निकल गया, ये हमारा कट के ये निकल गया 68। ठीक है, इन सभी का औसत कितना निकल गया 68, जो हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही ईजी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इसको हम देखते हैं। ये तो आपका सिंपल सीखने के लिए है कि औसत होता क्या है और औसत निकाला कैसे जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का, इसमें क्या दिया है, सम प्राकृत संख्याओं का। अब देखिए इसका औसत निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा, सम प्राकृत संख्या हमारा 2 हो जाएगा, 4, उसके बाद 6, फिर ये 8, 10, ये हो गया 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद ये 16, 16 के बाद फिर 18, 18 के बाद ये 20, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। देखिए हमें सम प्राकृत संख्या मिल गया। बटे में क्या हो जाएगा, कितना है 10 है, तो हम कर देते हैं बटे में 10। अब इसका औसत हमें निकालना है, सभी को जोड़ के हमें 10 से भाग कर देना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रोसेस से काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसको आप बनाओगे तो आंसर निकलेगा ज़रूर, लेकिन इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। चूँकि हमें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना होता है, तो इसका हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाला जाता है। आप विद इन सेकेंड इसको सिर्फ और सिर्फ देख के निकाल सकते हो। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकेंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसमें 3 कंडीशन बनता है, एक बनता है विषम का, एक बनता है आपका सम का, ठीक है, एक बनता है आपका सम का, और उसके बाद बनता है एक आपका प्राकृत संख्या का। तो हम तीनों के कंडीशन में देखते हैं। तो देखिए कभी भी अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालने बोलता है, n मतलब क्या होगा, n आपका नंबर हो जाएगा, n बराबर आपका 1 2 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो देखिए इसी को अगर हम क्वेश्चन के रूप में लेते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, अगर ये हमें पूछ दे तब के कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए प्रथम 100 विषम संख्या, ठीक है, हमें क्या पूछा है दोस्तों, विषम संख्या। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, आपका विषम और सम इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या पूछा है आपको, विषम संख्या। तब के कंडीशन में क्या हो जाता है, कभी भी हमें प्रथम 100 विषम संख्या, प्रथम 50 विषम संख्या, प्रथम 1000 विषम संख्या पूछे तो उसका मान क्या हो जाएगा, उस संख्याओं का औसत क्या निकल जाएगा, जो हमें पूछा गया है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला के रूप में अगर हम लिखना चाहें प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे n। ठीक है, इसको हम लिखेंगे n, इसमें हमें कोई ज़्यादा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 100। अगर आपको पूछ दे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, ये अगर आपको पूछ दे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50। ठीक है, अगर आपको प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत पूछ दे तो आपका आंसर 1000 हो जाएगा। प्रथम 1 लाख विषम संख्याओं का औसत अगर पूछ दे तो आपका आंसर 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका विषम संख्याओं के कंडीशन में। अब हम देखते हैं सम संख्याओं के कंडीशन में क्या होता है। आप हर एक चीज़ को समझते चलिएगा, हर एक चीज़ को नोट करते चलिएगा, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ जाकर जोड़ सकते हैं। अब देखिए हमने देखा विषम संख्याओं के कंडीशन में, अब हम देखते हैं सम संख्याओं के कंडीशन में इसी का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर इसको मैं क्वेश्चन के रूप में लिखना चाहूँ, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब के कंडीशन में क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए सम संख्याओं के कंडीशन में क्या कर देते हैं, देखिए इसमें n सम संख्या पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हम कर देंगे n और प्लस में 1। विषम संख्या में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ n, वही उसका आंसर हो जाता है। और सम संख्या में हम क्या करते हैं, n प्लस 1। अब देखिए प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत अगर हमें पूछ दिया जाए तब के कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 धन 1 बराबर, ये हमारा कितना निकल जाएगा 101। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर उसी प्रकार मान लो अगर हमें पूछ दिया जाए कि प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 51 धन 1, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 51 और 1 कितना हो जाएगा 52, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसी मेथड से आप कितना भी आपको पूछ दिया जाए प्रथम 100 का, प्रथम 1000 का, 10,000 का, आप इसको विद इन सेकेंड निकाल सकते हो।
ठीक है, ये हो गया आपका विषम का कंडीशन और ये हो गया आपका सम का कंडीशन। अब हम देखते हैं प्राकृत संख्या के कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमें पूछ दिया जाए प्रथम n प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा, ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाता है प्राकृत संख्या के कंडीशन में, तो ये क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला n+1, ठीक है, n+1/2। देखिए आप स्टार्ट कीजिएगा n से। सम संख्या में हमने क्या देखा, सम संख्या में सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या में सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर n हो जाता है। उसके बाद सम संख्या में क्या होता है n+1, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको प्राकृत संख्या पूछ दिया जाए तो इसी में क्या हो जाएगा n+1/2। बस आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये जो है आपका मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमें पूछ दिया जाए प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए इसी फॉर्मूला में रखते हैं। n बराबर कितना दिया है 100, तो देखिए n+1/2 वाला फॉर्मूला में मैं रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 100(1/2)। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 101/2। अब 101 को अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50.5 जो होगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी मेथड से आपको कितना का भी पूछ दे यही तरीका से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो बिल्कुल आप बेसिक से समझते जाइएगा, हर एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा। मैं इसमें आपको पूरा जीरो लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक कराऊंगा। अभी हम देखेंगे, हम इसमें जो है जैसे जैसे हम क्वेश्चन आते जाएगा लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमारा अगला क्या हो जाता है। देखिए क्वेश्चन हमारा कहाँ से बनता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि हमें क्या पूछा है विषम संख्याओं का, और उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है 100 से कम, ठीक है। देखिए हमें टोटल नंबर क्या दिया है 100। अब देखिए 100 से कम हमें क्या पूछा है विषम संख्याओं का। अब देखिए टोटल 100 तक हम 1 से लेके 100 तक जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 50 जो है वो सम संख्या मिलेगा, 50 सम मिलेगा, और उसमें क्या मिलेगा उसी 100 के अंदर में 50 विषम संख्या मिलेगा, ठीक है। टोटल 1 से लेके 100 तक के अंकों में 50 सम संख्या होगा और 50 विषम संख्या होगा, ये तो जनरली जानने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, मतलब 100 से कम जितने भी विषम संख्या आएंगे, मतलब जो है हमारा देखिए विषम संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये हमारा कहाँ तक जाएगा 100 से कम, ये हो जाएगा 99 तक। तो इन सभी को जोड़ने के बजाय हम देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब विषम के कंडीशन में हो तो उसका देखिए ट्रिक क्या हो जाता है, जो चीज़ हमें पूछा गया है वही हो जाएगा उसका आंसर। अब देखिए 100 से कम कितने विषम संख्या होते हैं, तो 50 विषम संख्या होते हैं, ठीक है। तो विषम संख्या के कंडीशन में n बराबर ही हमारा हो जाता है आंसर। अब यहाँ पास n बराबर 100 ना होगे क्योंकि 100 से कम विषम संख्या बोला है, तो 100 से कम टोटल कितने विषम संख्या होंगे, वो हो जाएंगे 50, ठीक है, वो हो जाएंगे 50 जो हमारा होगा आंसर। अगर इसी में 100 से कम सभी सम संख्याओं का योग अगर पूछता, 100 से कम जितने सम संख्याओं का औसत अगर हमें पूछता, तब की कंडीशन में हम क्या करते n+1, मतलब यहाँ पर देखिए 50 सम संख्या है तो 50 धन 1 51 हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप बुक में देखते हैं या फिर अगर आप RS अग्रवाल सर की बुक में देखते हैं या फिर कोई सा भी बुक में देखते हैं, तो इसको जो है समांतर श्रेणी के nवां पद, इन सब फार्मूला की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन को उस बुक में बनाया गया है। जैसे उसका फार्मूला क्या हो जाता है a+n-1 × d, ठीक है। इसी मेथड से आपको ज़्यादातर बुक में सॉल्यूशन दिखेगा ऐसे क्वेश्चन का, तो इस मेथड से भी आप बना सकते हो, लेकिन इसमें बनाने से अच्छा हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से बनाएं, क्योंकि इसमें अगर आप बनाओगे तो ऐसे क्वेश्चन का आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है अगर आपका अच्छा से प्रैक्टिस है तो, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप इसी ट्रिक के माध्यम से बनाइए, इसमें आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए 50 तक की बोला है, 50 तक में अब क्या बोला है सभी सम प्राकृत संख्याओं का, तो देखिए 50 तक में टोटल कितने सम संख्या होंगे, तो हमारा 25 सम संख्या होगा, ठीक है, और 25 क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा, 25 सम होगा और 25 विषम संख्या होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है सम संख्याओं का औसत, ठीक है। तो सम संख्या के कंडीशन में हम क्या करते हैं n+1, ठीक है, जहाँ n बराबर यह इसमें क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 25, तो अगर मैं 25 धन 1 करूँगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 धन 1 करने पर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। और यही होगा हमारा आंसर। बिल्कुल आसानी से विद इन सेकेंड ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं।
अब देखिए इसी में हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, इस टाइप से भी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको व्यापम में देखने को मिलेगा। देखिए क्या बोला अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए धीरे धीरे लेवल भी बढ़ रहा है क्वेश्चन का, तो आप हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, 5 के प्रथम 10 गुणज, इसका पहला गुणज क्या हो जाएगा 5, दूसरा गुणज उसी का हम गुणा करते जाते हैं 10, फिर उसके बाद ये 15, 15 के बाद ये 20, ये इसी प्रकार से इसका अंतिम मतलब 10वां गुणज क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 दहम 50। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इसका हम 10 गुणज को लिखते हैं। 10 गुणज को लिखने के बाद इसका औसत अगर पूछ दिया जाए तो हम इसमें बटे में 10 करेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा अब नहीं करना। अब देखिए इसको बनाने का ट्रिक क्या होता है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा पूछेगा कि 5 के प्रथम 10 गुणज 50 के प्रथम 20 गुणज अगर आपको पूछ दिया जाए, तो आपको प्रथम संख्या तो मिल ही सकता है आसानी से, जिसका पूछा गया है वही उसका हो जाता है प्रथम संख्या, और आपको अंतिम संख्या भी मिल जाएगा आसानी से। इन दोनों का अगर मैं गुणा कर देता हूँ, 5 दाम कितना हो जाएगा 50, जो होगा हमारा अंतिम संख्या। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है इसका प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि हम दो संख्या का औसत निकालेंगे, एक प्रथम संख्या का और एक अंतिम संख्या का, इसीलिए हम कर रहे हैं बटे में 2। अब देखिए प्रथम संख्या इसमें क्या दिया है, इसमें प्रथम संख्या दिया है 5, उसके बाद अंतिम संख्या क्या दिया है, तो अंतिम संख्या दिया है 50। ठीक है, और बटे में अगर मैं कर दूंगा 2, तो देखिए इसको अगर अब हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50 धन 5 मतलब 55/2, और 55/2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये देखिए हमारा ये हो जाएगा 27 और ये 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भी आसान है, ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड बना सकते हो। बस आप इसको याद रखिएगा कि देखिए सम के कंडीशन में क्या करना है, विषम के कंडीशन में क्या करना है, प्राकृत संख्या का भी कंडीशन मैंने आपको बताया, और ऐसे आपको अगर गुणज पूछ दिया जाए तब के कंडीशन में आपको कैसे बनाना है। आइए हम देखते हैं इसी में कुछ और क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो अब देखिए हमें 3 के प्रथम 5 गुणज निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर प्रथम संख्या क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का पहला गुणज तो 3 ही होगा। अब उसके बाद इसके 5वां गुणज, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 गुणज पूछा है, तो 3 का 5वां गुणज क्या हो जाएगा, तो इसको मैं गुणा कर देता हूँ, 3 पंचे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम, ये हो जाएगा प्रथम और ये हो जाएगा अंतिम, और इसी को मैं फॉर्मूला में रख देता हूं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे में 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा, ये मैं आगे में ऊपर में लिखा दिया हूँ। अब देखिए 3 धन 15, इसको मैं कर देता हूँ, प्रथम संख्या में क्या दिया है 3 धन अंतिम संख्या क्या दिया है 15 बटे में 2, और 15 और 3 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 3 18, 18/2, 18/2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ 9। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस टॉपिक से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं व्यापम में। ठीक है, ये आपका हॉस्टल वार्डन में भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं औसत से रिलेटेड ही अगला टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए क्रमागत संख्या, ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको हॉस्टल वार्डन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्रमागत संख्या से अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको हर एक टॉपिक का हर एक टाइप का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इसको हम समझते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं हम 7 क्रमागत संख्या, एक है x, ठीक है, उसके बाद x धन 1 ये दूसरा है, x धन 2 ये तीसरा है, क्योंकि क्रमागत पूछा है, क्रमागत मतलब होता है लगातार। उसके बाद x धन 3 ये हमारा चौथा, x धन 4 ये पाँचवा, x धन 5 ये छठवा, x धन 6, ठीक है, और ये x धन 7, ये हो गया x धन 7। इन सभी का औसत तो हम क्या कर देते हैं, इन सभी को इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं, बटे में क्या हो जाता है 7 क्रमागत संख्या बोला तो बटे में 7, और ये किसके बराबर होगा, देखिए ये किसके बराबर होता है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा बराबर में
33, क्योंकि औसत ही हमें दिया गया है। ठीक है, इसका औसत हमें दे दिया गया है और औसत बराबर क्या होता है, इन सभी का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो देखिए इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से इस प्रकार से बनाते हैं। अब हम इसमें देखिए सभी x को जोड़ देंगे, उसके बाद बिना x वाले को जोड़ेंगे, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। जो x का वैल्यू निकलेगा इसमें अगर आपको बड़ा पूछा है तो बड़ा वाले में रखेंगे, छोटा पूछा है तो छोटा वाले में रखेंगे। तो ऐसे में काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने औसत का डेफिनेशन देखा था, उसका परिभाषा देखा था, तो औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, मध्यमान। ठीक है, औसत बराबर होता है मध्यमान। अब देखिए मध्यमान कैसे होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को तुक्केबाजी में हमें नहीं पढ़ना, हर एक चीज़ को फैक्ट रूप से पढ़ना है। अब देखिए मध्यमान क्या होता है, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, मान लो 2, इसको मैं लिखता हूँ ऊपर में, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ 2, ठीक है, और 3 और 4 का औसत। ठीक है, अगर हमें पूछ दिया जाए 2, 3 और 4 का औसत, तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं आपस में, 2 धन 3 धन 4, और ये बटे में देखिए 3 संख्या है तो मैं कर दूंगा बटे में 3। अब देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 बटे 3। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, इसको हल करने में मतलब 2, 3 और 4 को हल करने में इसका औसत क्या निकल गया, 3। ठीक है, अब देखिए 3 क्या है, इसी का मध्यमान है, जिसका औसत पूछा गया है उसके उसी का बीच का वैल्यू होता है। तो देखिए ये आपको समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, और यही 33 क्या है, जो 7 क्रमागत संख्या है उसका मध्यमान। तो हम लिख लेते हैं 33 को बीच में। ठीक है, देखिए इसको बनाने का ट्रिक है, आप इसको आसानी से समझते चलिएगा। तो देखिए इसका औसत मान क्या हो गया, मतलब मध्यमान 33। अब इसके बाद क्योंकि हमें 7 क्रमागत संख्या पूछा है, हमें बीच का मान मिल गया। अब इसके कोई आगे 3 संख्या होगा और इसके कोई पहले 3 संख्या होगा। ठीक है, इसके कोई आगे 3 संख्या होगा और इसके कोई पहले 3 संख्या होगा। अब इसमें क्या बोला है कि 7 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्या होता है दोस्तों, लगातार संख्या। ठीक है, क्रमागत मतलब होता है लगातार संख्या। तो देखिए 33 के बाद लगातार संख्या कौन आ जाएगा, 33 के बाद आ जाएगा हमारा 34, 34 के बाद लगातार संख्या 35, 35 के बाद लगातार संख्या हमारा आ जाएगा 36। ठीक है, 34, 35, 36। उसी प्रकार 33 से पहले लगातार में संख्या कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा 32, 32 के पहले 31, और 31 के पहले आ जाएगा हमारा 30। देखिए हमें 7 क्रमागत संख्या मिल गया, 7 क्रमागत आपका 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है, अब इसमें हमें जो चीज़ पूछा है उसको हम निकाल लेते हैं। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो हमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गया, 36, यह आपका हो जाएगा बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या पूछ दिया जाए तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 30, ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36। ठीक है, तो ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी ट्रिक से बनाइएगा। अगर आप इस ट्रिक से बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेंगे बनाने में। तो आइए हम देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमें क्या दिया है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपका व्यापम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला दोस्तों, सतत 5 संख्या। अब सतत दिया है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है लगातार। आपको क्रमागत दे दिया जाए उसका भी मतलब होता है लगातार। तो देखिए लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 95 हमें दिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो हमें औसत दिया होता है उसका वो होता है उसका बीच का मान। ठीक है, तो 95 हमारा आ जाएगा बीच में। अब देखिए क्योंकि इसमें 5 संख्या बोला है तो 95 के बाद कोई 2 संख्या आएगा और 95 के पहले कोई 2 संख्या आएगा। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि 5 विषम संख्या। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, 5 विषम संख्या। 95 भी अपने आप में विषम संख्या है, तो 95 के बाद विषम संख्या क्या आ जाएगा, 95 के बाद आ जाएगा 97, 97 के बाद देखिए विषम संख्या क्या आ जाएगा, 97 के बाद हो जाएगा 99। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देखिए 95 से पहले हमारा विषम संख्या क्या आ जाएगा, तो 95 से पहले आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 93, और 93 से पहले विषम संख्या आ जाएगा हमारा 91। ठीक है, क्योंकि इसमें लगातार बोला है, लगातार 5 विषम संख्या। तो देखिए हमें लगातार 5 विषम संख्या मिल गया, 91, 93, 95, 97 और 99। अब इसमें देखिए क्या पूछा है कि अवरोही क्रम में लगाने पर चौथी संख्या कौन सी होगी। तो अवरोही मतलब क्या होता है दोस्तों, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, और यही मतलब होता है घटते क्रम। अब देखिए अगर इसको मैं घटते क्रम में
इसको अगर मैं अरेंज करता हूँ तो देखिए घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़े वाले वैल्यू को हम लिखेंगे, मतलब ये इस साइड से चालू होगा, पहले 99 को, फिर 97 को, फिर 95 को, फिर 93 को, फिर 91 को। ठीक है, तो देखिए अगर मैं अवरोही क्रम में लिखता हूँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। अवरोही क्रम में चौथी संख्या पूछा है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अवरोही क्रम में मुझे चौथा संख्या क्या मिल गया, 93, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए ये आपका 93 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। ठीक है, और देखिए इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन को आप समझिएगा, क्या बोला है, 4 क्रमागत सम संख्या जिसका औसत हमें दिया गया है 27, तो 27 क्या हो जाएगी, इसका मध्यमान। ठीक है, चूँकि 27 क्या है, आपका विषम संख्या है, लेकिन हमें क्या पूछा है, सम संख्या, तो इसके कोई आगे 2 सम संख्या आ जाएगा और इसके पहले कोई 2 सम संख्या आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे कोई 2 सम संख्या और इसके पहले कोई 2 सम संख्या। 27 को हम लेंगे नहीं क्योंकि ये आपका हो जाएगा, ये आपका है विषम संख्या, और हमें क्या पूछा है, सम संख्या। तो देखिए 27 हमें मिल गया। अब 27 के जस्ट बाद, क्योंकि इसमें बोला है क्रमागत, तो 27 के जस्ट बाद सम संख्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 28, और 28 के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 27 के पहले हमारा सम संख्या क्या होगा, 26, और 26 के पहले सम संख्या हो जाएगा हमारा 24। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए हमें 4 क्रमागत सम संख्या मिल गया। देखिए आपका पहला है 24, 26, 28 और 30। आप चाहो तो 24, 26, 28 और 30 को आप जोड़ के बटे में 4 करके देख सकते हो, आपको औसत 27 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमें क्या मिल जाएगा, 30, जो कि होगा हमारा आंसर। तो अब से ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ देखोगे और विद इन सेकेंड बना लोगे। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसी टॉपिक से हमारा छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन आपका मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आपने देखा और इसका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है, औसत 16 है, 16 को मैं लिख लेता हूँ बीच में। अब उसके बाद क्या बोला, इसमें लगातार। ठीक है, इसमें ना ही आपको सम पूछा है और ना ही आपको विषम पूछा है, लगातार बोला है। ये हमें बीच का संख्या मिल गया, इसके बाद कोई 2 संख्या आएगा और इसके पहले कोई 2 संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 16 के जस्ट बाद आ जाएगा आपका 17, 17 के बाद आ जाएगा 18। ठीक उसी प्रकार 16 के पहले आ जाएगा 15, 15 के पहले आपको मिल जाएगा 14। ठीक है, तो देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमें क्या मिल गया, 18। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। और अगर आप इसका सॉल्यूशन बुक में देखना चाहो तो उसमें आपको काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, तो आप बुक से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन को यही ट्रिक से बनाइएगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपका शिक्षक भर्ती में या फिर हॉस्टल वार्डन किसी भी एग्जाम में हो। अब देखते हैं हमारा अगला टाइप का क्या क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है, सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, ये आपका CGPSC में भी पूछा गया है और इसी को जस्ट फोटो कॉपी करके बस थोड़ा सा चेंज करके आपको छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया है, जिसको हम अभी आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं, बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है इसी क्वेश्चन को और इसी को जस्ट उठा के छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया है। तो देखिए पहले हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये हमारा क्या दिया है, 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत। अब मान लो हमें निकालना हो ए तथा बी का औसत, तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए ए तथा बी का औसत मतलब क्या हो जाएगा, ए धन बी, 2 संख्या है तो बटे में 2। ठीक है, और इसका औसत क्या दिया है दोस्तों, बटे बराबर 20। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बराबर क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी बराबर 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुणित 2, मतलब 20 गुणित 2 करने पर ये हमें मिल जाएगा 40। ठीक है, हम इसी प्रकार से औसत निकालते हैं, इसी मेथड से। ठीक है, अब देखिए इसको हम देखते हैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करके।
तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, तो a धन b बराबर क्या निकल जाएगा, a धन b बराबर ये हमारा निकल जाएगा 20 गुणित 2 बराबर 40। ठीक है, ये यहाँ से अभी मैंने आपको बताया औसत हम निकालते हैं तो उसका योग हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये हमारा इस मेथड से। ठीक है, मतलब a धन b का योग हमें क्या मिल जाएगा 40, क्योंकि इन दोनों का औसत 20 है। ठीक उसी प्रकार b तथा c का औसत 19 है। ठीक है, b तथा c का औसत अगर 19 है तो मैं b धन c कर दूंगा, तो b धन c बराबर क्या हो जाएगा 19 गुणित 2, 19 गुणित 2, 19 गुणित 2 करने पर ही हमें मिल जाएगा 19 दूने 38। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार देखिए हमें अगला क्या दिया है, c तथा a का औसत 21 है। c तथा a का औसत क्या है 21 है, तो c धन a करने पर क्या हो जाएगा, देखिए c धन a करने पर 21 दूने 42, 21 दूने 42। अब ये देखिए आपका 38 42 कैसे आया, इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे, c धन a बटे 2 बराबर में आपका 21 है, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो c धन a का मान हमें मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा कर दिया डायरेक्ट। अब देखिए इसमें हमें पूछा क्या है कि a का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें a का मान निकालना है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा लेफ्ट वाला साइड, ये हो जाएगा आपका राइट वाला साइड। अगर मैं इसके लेफ्ट वाले साइड को जोड़ देता हूँ तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा, a धन b धन c। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, a धन b धन c। ठीक है, धन ये आपका क्या हो जाएगा c धन a, ये मैंने जोड़ दिया लेफ्ट साइड को। ठीक इसी प्रकार को इसके मैं राइट को जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 40 धन 38 धन ये आपका हो जाएगा 42। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 बार a आ रहा है, 2 बार a आ रहा है, 2 बार b आ रहा है, 2 बार c आ रहा है, तो इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 को मैंने ले लिया कॉमन, ये हो गया आपका a धन b धन c। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं ये आपका 40 38 और 42 को मैं जोड़ देता हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 40 40 80 80 और 2 82 और ये 38 को मैं जोड़ता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं a धन b धन c का मान निकाल सकता हूँ, a धन b धन c बराबर 2 इसके साथ गुणा हो रहा है, ये इधर आके भाग होगा, 120 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ से 2 इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 120 बटे में 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 60। देखिए हमें किसका मान निकल गया, a धन b धन c का मान हमें निकल गया। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है a का मान। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल आराम से आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर आपको इसका जो है मेथड पता चल गया तो आप इसको विद इन सेकंड निकाल सकते हो, कोई आपको टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ से a धन b धन c का मान हमें मिल गया 60। अब यहाँ से हमें निकालना है a की वैल्यू निकालना है। तो देखिए b धन c का मान हमें दिया गया है, b धन c बराबर हमें क्या दिया है, देखिए b धन c बराबर दिया है 38। तो इसी में मैं अगर b धन c का मान रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a धन, अब देखिए b धन c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 38 और ये हो जाएगा बराबर में 60। अब यहाँ से अगर मैं a का मान निकाल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 38 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस अगर मैं 38 करता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा। देखिए दोस्तों a बराबर 60 में से मैं 38 को माइनस कर देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 22, जो कि हमारा आंसर है। आप इसी प्रकार से a का भी मान निकाल सकते हो, इसी प्रकार से आप b का मान निकाल सकते हो, इसी प्रकार से आप c का भी मान निकाल सकते हो। अब देखिए अगर आपको c का मान निकालना हो तो a धन b का मान हमें पता है 40। ठीक है, तो यहाँ पर c का मान निकालने के लिए मैं कर दूंगा 60 माइनस 40। अब यहाँ से अगर आपको b का मान निकालना हो तो देखिए a धन c बराबर, यहाँ पर देखिए a धन c बराबर हमें दिया है 42, तो मैं यहाँ से b का मान भी निकाल सकता हूँ 60 माइनस 42। तो इसी प्रकार से आप a का b का सभी का मान निकाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है 22, यह दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका CGPSC में भी पूछा गया है और यही क्वेश्चन सेम डाटा को बस थोड़ा सा चेंज करके आपको छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा गया है। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को बस ध्यान से समझिएगा, क्या दिया है, a तथा b की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि c a का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, तथा यदि c b का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 हो जाती है। तो a b और c की आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था, बस थोड़ा सा आपको डाटा चेंज कर दिया गया है। अब देखिए क्या दिया है, पहले हम एक एक करके देखते हैं। a तथा b की औसत आयु 20 वर्ष है, तो अभी मैंने आपको बताया था a तथा b की औसत आयु अगर आपको 20 वर्ष दिया गया हो तो इसको हम कैसे बनाते हैं, a धन b
ए धन बी बटे में 2 बराबर 20। ठीक है, तो बटे में 2 है, उसको मैं इधर ट्रांसफर करके डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 40। मतलब ए धन बी बराबर हमें दिया गया है 40। देखिए ये आपका एक कंडीशन हो गया, ए धन बी बराबर हमें क्या दिया गया है 40। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसा वैसा हमें करना है, कोई फॉर्मूला इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं। देखिए अब क्या बोला है, यदि सी ए का स्थान लेता है, सी जो है वो ए का स्थान लेता है, मतलब ए के जगह में अगर मैं सी लिख देता हूँ, ए के जगह में मैं अगर लिखता हूँ सी, तो देखिए ए के जगह में मैंने लिख दिया सी, उसके बाद क्या बचा बी। ठीक है, तो सी ए का स्थान अगर लेता है तो औसत आयु कितना हो जाता है 19 हो जाता है। ठीक है, औसत आयु हो जाता है हमारा 19, मतलब 19 गुणित 2 करने पर ये क्या हो जाएगा 19 दूने 38। मतलब सी धन बी बराबर हमें क्या मिल गया, सी धन बी बराबर हो जाएगा हमें मिल गया 38। ठीक है, ये हमें मिल गया दूसरा कंडीशन। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या बोला है, यदि सी बी का स्थान लेता है, तो यहाँ से देखिए ए धन बी बराबर 40 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि सी बी का स्थान लेता है, तो यहाँ पर हम बी के जगह में क्या लिखेंगे सी। ठीक है, इसी में हम लिखेंगे, देखिए इसको मैं एरो करके आपको नोट कर देता हूँ। तो ए धन देखिए सी जो है बी का स्थान लेता है, तो अब ये क्या हो जाएगा ए धन सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ठीक उसी प्रकार, तो उसकी औसत आयु 21 हो जाती है। ठीक है, तो उसकी औसत आयु 21 हो जाती है, मतलब 21 गुणित 2। तो यहाँ पर देखिए ए धन सी बराबर हमें क्या मिल गया 21 दूने 42। देखिए हमें 3 कंडीशन मिल गया जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन में जस्ट बनाया था। ठीक है, ए धन बी का मान मिल गया, बी धन सी का मान मिल गया और सी धन ए का मान हमें मिल गया। तो यहाँ से अब हम आसानी से ए बी और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था। बस यही कंडीशन है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। अब यहाँ से देखिए इसको अब हम कर लेते हैं। अब क्या बोला है कि ए बी और सी तीनों का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसके लेफ्ट साइड को हम इसी इक्वेशन को देखते हैं, ये वाला और यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर दूंगा, तो इन सभी को अगर मैं जोड़ता हूँ ए धन बी धन सी और ये सी धन ए को, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 ए धन बी धन सी। ठीक है, क्योंकि 2 बार ए होगा, 2 बार ए होगा, 2 बार बी होगा और 2 बार सी जुड़ेगा। बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ठीक इसी प्रकार मैं इसके राइट साइड को भी जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 40 धन 38 धन 42। ठीक है, ये आपका मिल गया 40 धन 38 धन 42। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए धन बी धन सी बराबर। अब यहाँ से देखिए 40 38 और 42 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये हमारा कितना आया था, पिछला क्वेश्चन में भी हमने इसको जोड़ा था, ये हमारा आया था 120। ठीक है, यहाँ पर ये 2 गुणा हो रहा है। अब यहाँ से देखिए ए धन बी धन सी बराबर ये हमारा क्या निकल जाएगा 60। ठीक है, यहाँ तक आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं रहा। यहाँ से देखिए बी धन सी का वैल्यू हमें दिया गया है, सी धन बी बराबर यही होगा, बी धन सी यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू मिल जाएगा, ए धन देखिए बी धन सी का मान क्या है 38 है, यहाँ पर से 38 बराबर क्या दिया है 60। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ए बराबर, देखिए यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस 38, यहाँ पर ए बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों हमारा 22। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए बराबर 22। अब देखिए हम देखते हैं ऑप्शन में भी हमें हर किसी का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पहले ए बराबर, क्योंकि इसमें पूछा है ए बी और सी का मान, ए का मान हमें क्या मिला 22, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी में दिया है पहले में 22 और किसी में पहले में 22 नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट बी, जो कि हमारा ए का वैल्यू निकल गया। अब देखिए अगर आप चाहो तो बाकी का भी वैल्यू इसी प्रकार से निकाल सकते हो। यहाँ से देखिए हमें मिल गया ए का वैल्यू, अब इसी में अगर मैं रखता हूँ, अगर मुझे बी का वैल्यू चाहिए तो देखिए ए धन सी का मान क्या दिया गया है, ए धन सी का मान दिया हमें 42। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में बना लेता हूँ। तो ए धन सी का मान दिया है 42, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी धन 42 बराबर में क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ से b बराबर निकाल लूंगा, तो ये क्या होगा 60 माइनस 42, 60 में से 42 को घटाऊंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 60 में से 42 को माइनस करने पर हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, ये निकल गया b का मान। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम c का भी मान निकाल सकते हैं। तो a धन b बराबर हमें दिया है 40, तो इसी फार्मूला में मैं रख देता हूँ, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए c का मान हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा a धन b बराबर 40 है, तो ये c धन 40 बराबर में 60। तो यहाँ से मैं c का मान निकाल सकता हूँ, 60 माइनस 40 करने पर ही हमारा क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें a का मान भी निकल गया 22, b का मान निकल गया 18 और c का मान निकल गया 20। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पूछा है a का मान। ठीक है, और इन तीनों का मान देखिए हमें पूछा है तीनों का मान, लेकिन हमें आंसर सिर्फ और सिर्फ a के मान निकालने से ही मिल गया था। तो देखिए 22, 18, 20 ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, हर एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा। अब देखिए हमारा अगला टाइप क्या होता है, इसी टॉपिक से औसत में ही हमारा अगला टाइप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए हमारा आता है, हमारा अगला टाइप है औसत चाल से, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब देखिए औसत चाल होता क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर की औसत चाल से गया। मान लो ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। अब एक व्यक्ति ए से लेके बी तक कितना x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी चाल से वो गया, ठीक है, ए से लेके बी तक गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से लौटा। अब वो ए से लेके बी तक पहुंच गया, अब बी से वो वापस ए में जा रहा है, ठीक है, उसी रास्ते में वो वापस जा रहा है, उतना ही दूरी तय कर रहा है। ए से बी तक जाने में जितना दूरी तय करेगा, बी से ए तक आने में भी उतना ही दूरी तय करेगा। अब देखिए बी से ए तक आने में वो कितना की स्पीड से जा रहा है, तो वो जा रहा है हमारा बी से ए तक y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। ये कितना y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तब की कंडीशन में इसका औसत चाल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यह आपका एक बार गया और एक बार आया, टोटल कितने बार प्रोसेस किया, 2 बार प्रोसेस किया, ठीक है, ये इसने टोटल 2 बार प्रोसेस किया। एक बार कितना की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और एक बार y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया। तो ये हमें मिल गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई। उसके बाद देखिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x धन y, ठीक है, मतलब ये वाला हमारा जो ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। ये तो आपका वैसे तो दिया गया है चाल, लेकिन हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x धन y। तो हमें औसत चाल क्या निकल के आ गया, औसत चाल बराबर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये वाला फार्मूला को आप याद रखिएगा। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हो जाता है औसत चाल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसी में एक चीज़ हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कई बच्चे जो है कभी कभी आपको चाल किलोमीटर पर आवर में दे देता है, लेकिन ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं जानते हुए भी, ठीक है। फॉर्मूला सही लगाएंगे, कैलकुलेशन भी सही करेंगे, लेकिन लास्ट ऑप्शन में बस थोड़ा सा घुमा दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन में दे देगा मीटर पर सेकेंड में, तो वैसे में बच्चे जो है गलत कर जाते हैं। तो देखिए इसको भी निकालने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए हमें क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसको समझने के लिए किलोमीटर मतलब क्या होता है, एक मीटर बराबर हमारा 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ऊपर में क्या है, किलोमीटर, इसको मैं मीटर में चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, ये आ जाएगा आपका मीटर में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये पर है, पर का मतलब होता है बटे में, आवर दिया है, तो आवर मतलब इसको भी मैं सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, इसको आवर को मैं अगर सेकंड में चेंज करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 से, उसके बाद ये हो जाएगा फिर गुणित 60, मतलब 60 गुणित 60, ये इसको मैं कर दूंगा। तो देखिए इसको अगर मैं कटा देता हूँ, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, ये भी 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो जाएगा हमारा 2 5 6 10 और ये कितना हो जाएगा 2 3 6, मतलब कितना आ गया दोस्तों, 5 बटे 6 3 18, ठीक है, 5 बटे 18। अब देखिए बार बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना। बस आप एक चीज़ को याद करिएगा, कभी भी किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, बड़ा यूनिट से अगर हमें छोटा यूनिट जाना हो, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना हो, ठीक है, इसको मैं यहाँ से साइड में लिख लेता हूँ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो, तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं, 5 बटे 18 से गुणा, ठीक है, 5 बटे 18 से हमें कर देना है गुणा। जस्ट इसी का अगर हम देखते हैं उल्टा, अगर आपको दिया है वो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तो इसको हम कर देंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तो इसको हम कर देंगे 18 बटे 5 से गुणा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है, यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। अब देखिए औसत चाल से ही हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए हम इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, रिया 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाती है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस घर लौट आती है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। इसमें देखिए डिफाइन कर दिया कि किलोमीटर पर आवर में ही बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए
ये जो है रिया का घर होगा, ये होगा रिया का स्कूल। पहले वो यहाँ से घर से स्कूल जाती है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, वापस वो स्कूल से घर आती है, मतलब उसका डिस्टेंस सेम है। तो इसका एवरेज स्पीड, ठीक है, इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमने फॉर्मूला अभी देखा था 2 × x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले x बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा, 60। ये हो गया y बराबर 60। तो इसी को हम रख देते हैं फॉर्मूला में 2 × x × y। तो x की जगह में दिया है 30, इंटू वाई की जगह में दिया है 60, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, 30 धन 60, बटे में हो जाएगा 30 धन 60। ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला को बिना लिखे डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको अगर मैं कटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ ऊपर को एज इट इज 2 × 30 × 60। अब ये देखिए नीचे में क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 और 60 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90। तो इसको अब मैं कटा देता हूँ। देखिए ये आपका ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कितना जाएगा, 3 × 9 और ये हो जाएगा 3 × 30। ठीक उसी प्रकार ये 3 × 3, 3 2 6। अब ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 2 × 10 × 2। अब इसको मैं गुणा कर देता हूँ, 10 2 20, 20 2 40, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड क्या निकल जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये किस में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इसी में हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या दिया है, एक स्थान ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम रख देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला में, औसत चाल, ठीक है। औसत गति पूछा है, मतलब औसत गति औसत चाल सेम है, ठीक है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 × x × y अपॉन x + y, ठीक है। इसी फॉर्मूला में हम डायरेक्ट रख देते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 × x, x की वैल्यू क्या है 65, x = 65 इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया गया है, देखिए 60, ठीक है। y का वैल्यू दिया गया है 60। अब बटे में क्या हो जाएगा, x धन y, मतलब ये हो जाएगा आपका 65 धन 60। अब देखिए यहाँ पर हमें किसने पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और दिया क्या है, चाल भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो इसमें हमें कहीं पर भी 5/18 18/5 से गुणा नहीं करना। अगर यही आपको मीटर प्रति सेकंड में दे दिया रहता, ठीक है, ऑप्शन सारे मीटर प्रति सेकंड में होते, तब की कंडीशन में हम 5/18 से इसमें गुणा करते, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी बच्चे फंसते हैं। अब देखिए इसको मैं जोड़ देता हूँ। पहले ये हो जाएगा हमारा 2 × 65 × 60, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। इसको मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 0 का 5, 6 और 6 12, ये कितना हो गया 125। अब इसको मैं कटा देता हूँ। देखिए ये हमारा कितने बार जाएगा, ये जाएगा 5 2 10, 2 बचा, 5 5 6 25, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 6 60। अब देखिए फिर से 5 से कटेगा, ये 5 5 6 25, और ये कितने बार में जाएगा, 5 से कम 5, उसके बाद 1 बचा, 5 3 15। अब ऊपर में क्या बचा, देखिए ऊपर में क्या बचा, उसको एक बार मैं लिख देता हूँ, 2 × 13 × 12, 2 × 13 × 12, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। देखिए उसके बाद बटे में क्या दिया, देखिए 5 बटे में दिया दोस्तों, बटे में हमारा बचा 5। अब इसको मैं कर देता हूँ डायरेक्ट गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूने 24, 24 को अगर मैं 13 से गुणा करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 312, ठीक है। ये आ गया 312 भागित 5। अब देखिए हमें किस में दिया है, पॉइंट में दिया है। तो 312 को मैं 5 से भाग करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 छक्के 30, ये कितना बचा 1, मैंने 2 को नीचे ले लिया। उसके बाद 5 दूने 10, ये हो गया 5 दूने 10। उसके बाद 12 से हम 10 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा दिए 0, ये 5 चौक 20। तो देखिए इसको भाग करने पर हमें कितना मिल रहा है, 62.4, 62.4। यही हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये किस ऑप्शन में दिया है, देखिए 62.4, ये दिया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल भी आसान से बनेंगे। ये जो सारे मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। देखिए ये हमने देख लिया औसत चाल से। अब आइए हम कुछ इसमें थोड़ा अलग टाइप की क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15।
ठीक है, देखिए क्या बोला है, ये क्रिकेट वाला भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए टोटल पारी भी आपका बढ़ रहा है और इसका औसत भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम 10 पारी का पहले औसत निकालेंगे, गुणा करेंगे, फिर 11वीं वाले में हम गुणा करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना। इसका मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट ट्रिक, इसको आप ट्रिक के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है हम सेम उसको लिखते जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत कितना है, 60 है। ठीक है, कोई एक क्रिकेटर है, उसने टोटल 10 पारी खेला, 10 पारी में उसके रनों का औसत कितना हो गया दोस्तों, 60। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, वो 10 पारी खेल लिया, अब 11वीं पारी में वो कितने रन बनाएगा। 10 पारी से वो कितना पारी खेलेगा, मतलब एक पारी और खेलेगा। ठीक है, 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसके रनों का औसत बढ़कर 62 हो जाए। देखिए 10 पारी में रनों का औसत 60 है, अब वो एक पारी और खेलेगा तो वो 11वीं पारी हो गया। अब वो कितना रन बनाएगा ये हम अभी निकालेंगे। अब कितना रन बनाए कि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। ठीक है, तो 11वीं पारी में उसका औसत कितना बढ़ गया, ये हमारा हो गया 62। ठीक है, देखिए टोटल 10 पारी था, मतलब टोटल 10 से जो है ये हमारा 11 पारी हो गया। तो इसमें टोटल कितना पारी बढ़ा, एक पारी बढ़ा। ठीक है, एक पारी इसमें बढ़ा। ठीक उसी प्रकार इसका औसत में भी कितने का वृद्धि हो गया। पहले उसका औसत 60 था, उसके बाद उसका औसत हो गया 62। तो ये 60 से 62 हुआ तो कितना का वृद्धि हो गया, औसत में भी 2 से। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, दोनों का औसत हमें दे दिया गया है, अब कितना रन बढ़ा तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको ध्यान से समझते चलेगा। इस 10 का हम कर देते हैं इस 2 के साथ गुणा। ठीक है, इस 10 का हम कर देते हैं इस 2 के साथ गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूने 20। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, 10 गुणित 2, ये हमारा हो गया 10 दूने 20। इस 10 का हम करते हैं 2 के साथ गुणा, जो हमारा एवरेज जो बढ़ रहा है उसके साथ कर देते हैं गुणा। उसके बाद जो पारी बढ़ा, ठीक है, उसको हम कर देते हैं 62 के साथ, मतलब ये वाले के साथ। ठीक है, ये हमारा जो भी एवरेज बढ़ा उसके साथ गुणा। तो यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 एकम 62, मतलब ये हो जाएगा 1 गुणित 62। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 62 आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 20 और 62 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, 6 और 2 8। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। बिल्कुल भी आसान है, ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी 82। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आइए हम इसी टाइप से और देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, यदि उनके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर, ठीक है, यहाँ पर उसके प्रशिक्षक की आयु हम और जोड़ देते हैं, तो उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत बढ़कर 34 वर्ष हो जाती है, तो प्रशिक्षक की आयु क्या होगी ये हमें निकालना है। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ठीक हम उसी प्रकार से करते जाते हैं। योग सीख रहे हैं, देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु क्या दिया है, 32 वर्ष है। ठीक है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु हमें क्या दिया है, 32 वर्ष है। अब उसके बाद देखिए पहले कितने लोग योग सीख रहे हैं, 10 व्यक्ति जो है योग सीख रहे हैं। अब इसी 10 व्यक्तियों में क्या बोल रहा है कि उसके प्रशिक्षक की आयु को भी हम जोड़ देते हैं, मतलब ये टोटल पहले 10 व्यक्ति थे, अब ये 10 से कितना हो गया, ये 10 से हो गया, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो गया 10 से पहले 10 था, अब ये हो गया 10 से 11। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर नीचे एक बार और लिख लेता हूँ, ये हो गया 10 से 11। अब देखिए उसके प्रशिक्षक को भी जोड़ दिया तो उसकी औसत आयु बढ़कर कितना हो गया, उसकी औसत आयु बढ़कर हो गया दोस्तों 34। अब यहाँ पर देखिए टोटल व्यक्ति कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। ठीक है, टोटल व्यक्ति जो है हमारा, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। और औसत कितना बढ़ा, 32 से पहले 32 था, औसत अब कितना हो गया, 34 हो गया। तो औसत कितना बढ़ा, एवरेज का डिफरेंस कितना बढ़ा, ये हमारा बढ़ा +2। ठीक है, ये हमारा बढ़ा 2। अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने आपको क्या बताया था, इस 10 का गुणा हम कर देते हैं जो एवरेज बढ़ा उसके साथ, मतलब 10 दूने 20, ये मैं कर दिया 10 दूने 20 धन इस 1 का, मतलब जो व्यक्ति बढ़ा उसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ जो आयु बढ़ा उसके साथ, ठीक है, उसके साथ गुणा, इसको मैं कर दूंगा इसके साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 1 गुणित 34। तो 1 गुणित 34 करने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 34।
अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 0 का 4, 3 और 2 ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा कितना आ गया 54, 54। ठीक है, बिल्कुल भी आसान है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। बस क्वेश्चन के तर्क को समझिएगा, पहले जो व्यक्ति रहते हैं उसकी औसत आयु में दी रहती है, उसके बाद कोई व्यक्ति आ जाता है या फिर कोई व्यक्ति चले जाता है तो उसका एवरेज जो है या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, तब के कंडीशन में हमें ये वाला ट्रिक को लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, अब अगर घटेगा तब की कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाती है, हटाई गई संख्या का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। अब क्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाती है, टोटल कितने संख्या है, 5 संख्या है। अब इसी 5 संख्या में हम एक संख्या हटा देते हैं, मतलब एक संख्या हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 संख्या बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, माइनस का 1 कर रहे हैं। ठीक है, 5 में से हम 1 माइनस कर दिए, एक संख्या को हटा दिए तो टोटल 4 संख्या बचा। अब जो 4 संख्या बचा, ठीक है, हटा दी जाती है तो उसका औसत 16 हो जाता है। तो पहले औसत 18 था, अब उसमें से हमने एक संख्या हटा दिया तो उसका औसत कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एवरेज डिफरेंस कितना आया, यहाँ से पहले एवरेज 18 था, उसके बाद वो 18 से 16 हो गया, मतलब एवरेज हमारा 2 से घट रहा है। ठीक है, एवरेज जो है वो 2 से घट रहा है। तो अब देखिए इसको भी हमें ठीक उसी प्रकार से बनाना है। इस 5 को मैं कर देता हूँ इस 2 के साथ गुणा, मतलब क्या हो जाएगा 5 गुणित ये हो जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद क्या क्या किया था, धन है तो धन, उसके बाद ये देखिए माइनस इस 1 का मैं कर दूंगा इस 16 के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा ये -1 गुणित में ये हो जाएगा 16। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 ने ये हो गया -10, उसके बाद ये देखिए प्लस और माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये हो गया -16। अब देखिए -10 -16 इसको मैं अगर जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा ये -10 और 16 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो देखिए पहले 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या को हम हटा देते हैं तो औसत 16 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, तो हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा संख्या 26, जो कि आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमें मिला है माइनस में, तो इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता। यहाँ पर जो माइनस हो रहा है ये बस समझाने के लिए है कि कोई जो है हम एवरेज घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, इस माइनस का देखिए माइनस दिया मतलब एवरेज घट रहा है, और यहाँ पर प्लस रहता मतलब एवरेज बढ़ रहा है। मतलब देखिए किसी का भी एवरेज, अगर हम पॉजिटिव संख्या का हम एवरेज निकालते हैं तो उसका एवरेज हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस माइनस का मतलब क्या होता है कि वो जो है उसका एवरेज घट रहा है कि बढ़ रहा है, इस चीज़ को बताता है। यहाँ पर प्लस दिया रहेगा तो एवरेज बढ़ रहा है या फिर ये संख्या बढ़ रहा है, माइनस दिया है तो एवरेज घट रहा है या फिर ये संख्या बढ़ रहा है। तो इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 26, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों यहाँ पर हम एवरेज से रिलेटेड जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं ये सारा टाइप हमने कवर कर दिया। इसके पार्ट 2 में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके साथ ही अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमने मैथ्स का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी प्रकार से बेसिक से पूरा 0 लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक आपको उसको प्लेलिस्ट के रूप में हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ इसका अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी PDF नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। इसी के साथ ही टेलीग्राम में आपको जो भी डाउट है वो मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, आपका सारा डाउट वहाँ से क्लियर किया जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।